वेलकम स्टूडेंट्स, विज्ञानी.com ऐप पे आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में 9th क्लास की केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर ऐड किया था जिसका नाम था एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ओके, तो एटम्स और मॉलिक्यूल में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसमें दो लॉ थे, एक तो लेवाइजर ने दिया था, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और जो दूसरा लॉ था दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट। अब बेटा देखो, इन लॉस, जब इन साइंटिस्ट ने इन लॉस को दिए थे, ठीक है, थ्रू द एक्सपेरिमेंट, ओके, तब इन्हें एक्सप्लेन भी करना था कि ये लॉ काम कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि ये लॉ का एक्सप्लेनेशन आएगा कैसे, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मास कंजर्व रह रहा है, ठीक है, क्यों एलिमेंट्स एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन करके कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो क्यों ऐसा हो रहा है ना। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट, ठीक है, महान साइंटिस्ट जिनका नाम क्या है, जॉन डाल्टन, ठीक है, इनका बार बार आप जिक्र होगा जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, जॉन डाल्टन का नाम चलता रहेगा। ओके बेटा, अब देखो जॉन डाल्टन का बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अपना एटॉमिक थ्योरी दिया। इन लॉज के बेसिस पर उन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया, ठीक है, और इस एटॉमिक थ्योरी के थ्रू उन्होंने इन लॉज को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। तो उनकी एटॉमिक थ्योरी क्या क्या थी, हम चलते हैं, बात करते हैं। ओके, तो बेसिकली देखो, उनका कहना था ऑल मैटर, जितनी भी मैटर है, इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी दुनिया के जितने भी मैटर्स है, ठीक है, वो एक टाइनी पार्टिकल, बहुत ही छोटे पार्टिकल, टाइनीएस्ट पार्टिकल के बने हुए हैं, दैट इज एटम्स, जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? केमिकल रिएक्शन। मतलब इस दुनिया के जितने भी मैटर्स है, ठीक है, ये पेन हो गया, टेबल हो गया, ठीक है, तुम हो गए, मैं हो गया, ठीक है, जितने भी पार्टिकल है, तुम्हारे घर का फैन हो गया, तुम्हारा घर हो गया, जितने भी मैटर्स है जो स्पेस क्या करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, विच ऑक्युपाइज स्पेस, ठीक है, वो किसके बने हैं? वो बने हैं एक सबसे छोटे पार्टिकल का बने, सबसे छोटा, जिसे कहते हैं एटम, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ओके, और यही एटम्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। दिस एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात उनका क्या कहना था? दूसरी बात क्या कहना था? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स कैसे पार्टिकल है? इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया सकता है, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया सकता है, ऐसे एटम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जिसे ना तो क्रिएट किया सकता है, मतलब एटम है ना, कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, ना ही एटम को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो तीसरी बात क्या, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एलिमेंट का, ठीक है, जो एटम होता है वो आइडेंटिकल होता है मास में क्या होता है, वो आइडेंटिकल होता है, और प्रॉपर्टी में भी क्या होते हैं, सारे आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनके जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर मान लो एक ऑक्सीजन का एटम और एक हाइड्रोजन का एटम, तो दोनों की मास क्या रहेगी, दोनों की केमिकल बिहेवियर, दोनों की मास एज, ठीक है, और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी। ओके, एटम्स कंबाइंस इन रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। एटम क्या करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और कैसे, एक होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं और बनाते हैं कंपाउंड, बनाते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड। ओके, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। ठीक है, उनकी जो रिलेटिव नंबर होती है और जो काइंड होती है, ठीक है, एटम्स की, वो कांस्टेंट रहती है किसी कंपाउंड के अंदर। ओके, आगे बात समझ में? ओके, लेकिन यहां पर एक जो बात इनकी कही गई थी कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल, लेकिन फर्दर ये देखा गया कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया सकता है। तो ये जो इनकी जो सेकंड जो थी ना पोस्टुलेट्स, ठीक है, वो गलत हो जाती है। These are the postulates of this theory, इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स,
ठीक है, थ्योरीज हैं ये बेसिकली देखो अभी तो हमने पढ़ा था लॉ, लेकिन उन लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ये क्या है, सिर्फ एक थ्योरीज है, कहीं सुनाई कहानी है बाय जॉन डॉल्टन, ठीक है, बाय जॉन डॉल्टन। तो एक जगह ये क्या हो जाते हैं, ये सेकंड पॉइंट पे वो गलत हो जाते हैं कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एटम्स को भी हम क्या कर सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट, ठीक है, चैप्टर में हम बात करेंगे किस तरह से हम उन्हें फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलो, तो आपको समझ में आ गया व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ जॉन डॉल्टन। बहुत ही सिंपल है, जॉन डॉल्टन का कहना था कि जितना भी मैटर दुनिया का, जितना भी मैटर सभी एक छोटा सा पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और यही एटम जब केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, ठीक है, तो यही एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, है ना। फिर कहना था दूसरी बात उनकी, क्या कहना था जो गलत हो गया बाद में, ठीक है, कि एटम्स इनडिविजिबल है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये बात उनकी गलत थी। लेकिन हाँ, ये बात जो उन्होंने कहा था ना कि एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ये बिल्कुल उनकी कही बात सही है, ठीक है, एटम्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है और क्रिएट नहीं किया जा सकता है। ओके, एटम्स ऑफ अ गिवन किसी एलिमेंट, ठीक है, कि एटम्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, सभी एटम्स, मान लो कि इतना सारा सोडियम है, इतना सारा सोडियम है या इतना सारा हाइड्रोजन है, तो उसमें जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे सबकी मासेज, ठीक है, और सबकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, सभी एटम्स की उस एलिमेंट में क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, सिमिलर होगा। ओके, नाउ एटम्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, कैसे, एक सिंपल होल नंबर रेशियो में, जैसे वाटर में देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है, इन ऑक्सीजन का एटम और हाइड्रोजन का एटम एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है, दैट इज 2:1, मतलब दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करता है एक एटम ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, टू फॉर्म वाटर। ओके, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, और इसकी जो रिलेटिव नंबर होती है, एटम्स की जो रिलेटिव नंबर होती है, जैसे वाटर में रिलेटिव नंबर जो हो गई, रेशियो जो हो गई एटम्स की कंबाइन करने की, दैट इज 2:1, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ओके, क्लियर है। चलो, तो जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वी विल डू सम क्वेश्चन। तो आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इन अ रिएक्शन 5.3, ठीक है, ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ 6.9 gram of acetic acid. The product were 2.2 gram of carbon dioxide, and 0.9 gram of water, and 8.2 gram of sodium acetate. So, how this observation are in agreement with the law of conservation of mass, है ना, ये बोलता है। चलो, तो इसको हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को, आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है, हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन बेसिकली कहता क्या है, देखो बेटा, ये क्वेश्चन कहता है बेसिकली सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड रिएक्ट करके, ठीक है, हमें प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है, ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, एरो का निशान हम दे देंगे यहाँ पर, एरो का, तो हमें देते हैं सोडियम एसिटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर प्लस वाटर। अगर देखो फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, हम बात करें तो मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, या ऐसे कह सकते हो सम ऑफ मास ऑफ, ऐसे भी कह सकते हो मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट का मास कितना है बोलो, दैट इज 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड 6 ग्राम एसिटिक एसिड। 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम, टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों का मास बोलो, दैट विल बी 11 नहीं होगा ना, हाँ 11 हो जाएगा, 11.3 ग्राम। ओके चलो, और इन तीनों की मासेज, ठीक है, इनकी भी मासेज दी हुई है, जो बन रहा है ये क्या दी हुई है, 0.9 ग्राम वाटर, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 0.9 देखो, 2.2, 0.9 और 8.2, 2.2, 0.9 प्लस 8.2। अब इनको हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहां देखो 2, 9, 11, 11 2 13, ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 1 11। अब बताओ इन दोनों के मास का सम और इन तीनों के मास का सम दोनों इक्वल है या नहीं है ना। तो इसका मतलब कि जब रिएक्शन हुआ है तो जो रिएक्ट कर रहे हैं और उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उन दोनों के मास क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो मास ना ही तो क्रिएट हुआ है, कहीं से अलग से आया तो नहीं है, जितना मास था पहले उतने मास अभी, ठीक है, और ना डिस्ट्रॉय हुआ है ना कम हुआ है मास, ना तो मास बढ़ा है ना तो मास घटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉलो कर रहे हैं, ओबे कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्लियर है बोलो। चलो अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं हम, सेकंड नंबर क्वेश्चन की। ओके, तो आज हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोलता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, नंबर 2 बोलता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1:8 रेशियो में कंबाइन करता है, 1:8 रेशियो, ठीक है, में कंबाइन करता है, कंबाइन इन 1:8 रेशियो, कंबाइन इन 1:8 रेशियो, ठीक है, कंबाइन करता है 1:8 रेशियो में कंबाइन करता है कौन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ठीक है, ठीक है, ओके। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस would required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas। ठीक है, व्हाट मास ऑफ, रेशियो तो ये फिक्स रहेगी, ये किसके ऊपर बेस है, ये वाला क्वेश्चन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यही है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो रेशियो तो फिक्स रहेगी। तो चलो मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, दैट इज 3 ग्राम, डेट द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज x ग्राम, और हमें x का ही वैल्यू फाइंड करना है ना, हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, x ग्राम।
तो हम बोल सकते हैं 3:x रेशियो विल बी इक्वल टू 1:8 रेशियो। इक्वल होगा ना 1:8 रेशियो को, क्लियर है? अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 ग्राम। दिस इज द आंसर। 3 और x का जो रेशियो होगा वो 1:8 के इक्वल होना चाहिए। रेशियो तो कांस्टेंट है, दोनों इक्वल होना चाहिए ना। तो x इज इक्वल टू 24 ग्राम। क्लियर है? बोलो, हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which postulates of Dalton atomic theory is the result of law of conservation of mass? कौन सा थ्योरी ना, वो है रिजल्ट ऑफ मास। तो ये कहता है कौन सा? एटम्स इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा? एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड nor destroyed during a chemical रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन के, ठीक है, ड्यूरिंग एटम्स है ना, नाइदर क्रिएट होते हैं ना ही तो डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, तो दिस postulates